के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये रोग कहते किसे हैं। तो देखिए, रोग को यानी कि रोग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है। रोग को अंग्रेजी में हम लोग डिजीज कहते हैं, डिजीज कहा जाता है। और ये जो डिजीज होता है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है डिस और दूसरा होता है डिस और ईजी। डिस और ईजी, डिजीज दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें डिस का अर्थ होता है नॉट, डिस का अर्थ होता है नॉट, और ईजी का अर्थ होता है फील ईजी, फील नॉट फील ईजी, नॉट फील ईजी। अर्थात दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, नॉट फील ईजी, नॉट फील ईजी। यानी कि रोग को यदि परिभाषित करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, रोग का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि रोग, रोग का मतलब हो गया कि अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना, उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। रोग, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। अब देखिए, अब रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आगे चल करके रोगों को कितने भागों में, दो भाग में डिवाइड किया गया है। यानी कि रोग के प्रकार, रोग के प्रकार, रोग के प्रकार। तो रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्जिनेंटल डिजीज, कॉन्जिनेंटल डिजीज, और दूसरा होता है अक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जिनेंटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जिनेंटल डिजीज को हिंदी में कहते हैं जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और इसे कहते हैं अर्जित रोग। ये होता है अर्जित रोग। रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है कॉन्जिनेंटल डिजीज और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जिनेंटल डिजीज का अर्थ होता है जन्मजात रोग, और एक्वायर का मतलब होता है अर्जित, अर्जित रोग। देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या कहलाता है, तो ऐसा रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं। ऐसे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। यानी कि जन्म से ही उपस्थित होते हैं। ये रोग जो होते हैं वो जन्म से ही शरीर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और अर्जित रोग का मतलब ऐसे रोग होते हैं जो बाहर से अर्जित किए जाते हैं, जन्म के बाद, जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के द्वारा, अन्य अलग अलग कारकों के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उन्हें क्या किया जाता है, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। यानी कि ये जो रोग होते हैं वो जन्म के बाद आते हैं, जन्म के बाद। तो एक्वायर्ड डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज हो गया, और कॉन्जिनेंटल डिजीज। इस तरह से रोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब आगे चल के ये जो अर्जित रोग होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया। जो अर्जित रोग होते हैं इनको भी कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, एक कम्युनिकेबल होता है और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को कहते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और नॉन कम्युनिकेबल को कहते हैं असंक्रामक रोग,
संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो इस तरह से जो अर्जित रोग होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक संक्रामक और एक दूसरा होता है असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जिनेंटल डिजीज यानी कि जन्मजात रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अर्जित रोग क्या होता है और इसके जो दो भाग होते हैं संक्रामक और असंक्रामक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये जो कॉन्जिनेंटल डिजीज यानी कि जन्मजात रोग होते हैं ये क्या होते हैं। जन्म के समय से मनुष्य में रहते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। अब ये जन्मजात रोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहली एक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम। आइए समझते हैं इस ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी में सेप्टम का डेवलप नहीं हो पाता है, यानी कि इसमें बच्चे में सेप्टम का विकास नहीं होता। इसमें सेप्टम का विकास क्या होता है, नहीं होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी में क्या होता है कि सेप्टम का विकास नहीं हो पाता है। आइए समझते हैं ये सेप्टम होता क्या है। सेप्टम होता क्या है, तो जैसे मनुष्य के हार्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि हार्ट जो होता है इस तरह से बना होता है, और हार्ट को दो भागों में डिवाइड करने वाला जो आर्गन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं। जो हार्ट को दो भागों में डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेप्टम। यही क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। हार्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये बायां हिस्सा होता है, ये बायां होता है, और ये दायां होता है। दायां और बायां दो भाग में डिवाइड करता है, वही क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। तो जिसको ब्लू बेबी और सेप्टम कहलाता है। और ये जो सेप्टम जब डिवाइड करता है तो इधर क्या रहता है, इधर प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है, और इस हिस्से में कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। तो ये सेप्टम क्या करता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, अलग अलग करता है, मिक्स नहीं होने देता है। और जिसको ये बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है, तो उस बच्चे में सेप्टम का डेवलप नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता, ये बहुत कम विकसित होता है या विकसित नहीं भी होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जब सेप्टम का विकास नहीं हो पाता है तो प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। और बॉडी में और पूरे शरीर में कैसे ब्लड का फ्लो होने लगता है, और पूरे शरीर में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है। तो क्या होता है बच्चे में, इसमें क्या होता है, तो बच्चे में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है। बच्चे में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है, इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है। तो बच्चे के पूरे शरीर में कैसा ब्लड होने लगता है, इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है। अब देखिए जब इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगे, इम्प्योर ब्लड से मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्योर ब्लड से मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए तो जब इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स हो जाएगा, और इस तरह से बच्चा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, जल में नाइट्रेट की अधिकता होती है। जल में नाइट्रेट की अधिकता, जल में नाइट्रेट की अधिकता मतलब जो महिला, गर्भवती जो महिला है, अगर वो ऐसे जल का सेवन करती है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो, तो उसके बच्चे में ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जल में नाइट्रेट की अधिकता से ये बीमारी होती है। इसके बाद अगली बीमारी हम लोग समझते हैं दूसरी बीमारी के बारे में। उसके बाद दूसरी बीमारी जो है वो है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में हम लोग समझते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम या लाइन फिल्टर सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले बात समझते हैं कि इस बीमारी में, यह बीमारी होती किसको है। तो ये बीमारी, सबसे पहली बात कि ये बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है,
यह केवल किस में होती है? केवल पुरुषों में होती है। ये बीमारी केवल किस में होती है? केवल पुरुषों में होती है। और इस बीमारी में होता क्या है, तो देखिए इस बीमारी में होता है क्या है कि इसमें 23वें जोड़े में, इसमें जो गुणसूत्र का जो 23वां जोड़ा होता है, तो इसमें 23वें जोड़े में होता है क्या है, 23वें जोड़े में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना हो जाती है? 23वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2 की जगह कुल 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और जोड़ा कितना होता है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 हो जाती है। तो जब 23वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाएंगे तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो कुल गुणसूत्रों की संख्या, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 46 रहेगा। 46 का कितना हो जाएगा? जैसे 23 जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा में 46 गुणसूत्र होगा। तो लेकिन जब 23वें जोड़े में 2 की जगह जब 3 गुणसूत्र हो जाता है तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जब कुल गुण, तो अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? अतः इसे 23rd पेयर ट्राइसोमी भी कहा जाता है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? 23rd पेयर, 23rd पेयर ट्राइसोमी, ट्राइसोमी भी कहते हैं। 23rd पेयर ट्राइसोमी भी कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, तो 23वां जोड़ा कौन कौन सा होता है? तो ये बीमारी सिर्फ किस में होती है? मेल में होती है। पहले बताया गया है कि मेल में। थोड़ा सा देखिए गुणसूत्र के बारे में। कुल गुणसूत्र की जो जोड़ा होता है वो कितना होता है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में 23 होते हैं और संख्या में कितने हो जाएंगे? नंबर में कितने हो जाएंगे? तो नंबर में कितने होते हैं? 46 हो जाते हैं। अब देखिए जो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 1 से लेकर के 23 जोड़े गुणसूत्र में क्या होता है? 1 से लेकर के 22 तक, 1 से जो 22 तक गुणसूत्र होते हैं वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में एक्स एक्स ही होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 1 से लेकर 22 जोड़े में दोनों मेल चाहे फीमेल दोनों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। लेकिन 23वें जोड़े में, 23वें जोड़े में क्या होता है? 23वें जोड़े में मेल में क्या होता है? अब देखिए इसमें चेंज हो जाता है। जो 23वां जोड़ा होता है, तो जो 23वें जोड़े में जो मेल होते हैं, जो मेल होते हैं उनमें एक्स और वाई होता है। मेल में कौन क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। और जो फीमेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स और एक्स होता है 23वें जोड़े में। 23वें जोड़े में जो मेल में होते हैं वो एक्स और वाई होता है और फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके बारे में बताया गया कि ये जो बीमारी होती है केवल किस में होती है? पुरुषों में होती है, केवल पुरुषों में होती है। तो इसमें होता क्या है कि 23वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो ये मेल है। और मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? 23वां जो जोड़ा होता है वो एक्स और वाई होता है। एक्स और वाई होता है, यानी कि एक्स और वाई होना चाहिए क्या? एक्स और वाई। लेकिन होता क्या है? 2 की जगह गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और एक ठो एक्स्ट्रा एक्स आकर और इसमें ऐड हो जाता है। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या 2 की जगह 3 होगी और एक एक्स्ट्रा एक्स आकर इसमें क्या होता है? जुड़ जाता है। तो देखिए इस जो एक्स एक्स है, इस एक्स एक्स के कारण जो भी पुरुष रहेगा उसमें कैसे लक्षण आने लगेंगे? तो इस एक्स के कारण उसमें फीमेल जैसे लक्षण आने लगेंगे, फीमेल जैसे लक्षण आने लगेंगे। और एक्स एक्स और वाई के कारण, इस एक्स और वाई के कारण कैसे लक्षण आने लगेंगे? उसमें मेल की तरह, मेल की तरह लक्षण आने लगते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के इसमें क्या होते हैं? लक्षण आने लगते हैं। तो ऐसे पुरुषों में
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐसे पुरुष होते हैं, यानी कि ऐसे पुरुषों में कैसे लक्षण आने लगते हैं? फीमेल जैसे लक्षण आने लगते हैं। फीमेल जैसे लक्षण आने लगते हैं, ऐसे पुरुषों में क्या होता है? फीमेल जैसे लक्षण आने लगते हैं। और जब फीमेल जैसे लक्षण आने लगते हैं तो ना वो पूरी तरह से मेल हो पाते हैं और ना ही पूरी तरह से फीमेल हो पाते हैं। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं, यानी कि जो ऐसे मेल होते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं, वे पुरुष क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, अर्थात प्रजनन नहीं कर पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो मेल होते हैं, ऐसे जो पुरुष होते हैं, वो क्या कर पाते हैं? प्रजनन नहीं कर पाते हैं। और जब प्रजनन नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पुरुषों को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मेल के नाम से जाना जाता है। ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं? सुपर मेल कहते हैं। ऐसे पुरुषों को सुपर मेल, या नपुंसक कहते हैं। सुपर मेल या नपुंसक कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम को हिंदी में टर्नर सिंड्रोम ही कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यह बीमारी केवल किस में होती है? यह बीमारी केवल फीमेल में होती है, केवल स्त्रियों में होती है। यह बीमारी केवल स्त्रियों में होती है। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो 23वां जोड़ा होता है, इसमें 23वें जोड़े में क्या होता है? 23वें जोड़े में इसमें होता क्या है कि 23वें जोड़े में 2 की जगह सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होते हैं। 23वें जोड़े में 2 की जगह एक क्रोमोसोम हो जाता है। 2 की जगह कितने होते हैं? एक। 2 की जगह एक गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि 23वें जोड़े में 2 की जगह एक गुणसूत्र होता है। तो इस तरह से जब 23वें जोड़े में 2 की जगह एक गुणसूत्र होते हैं, देखिए, तो जो 23वां जोड़ा होता है, तो चूंकि ये बीमारी केवल फीमेल में होती है, और फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? XX होता है। फीमेल का जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? XX होता है। तो इसमें तो होता क्या है कि 23वें जोड़े में 2 की जगह केवल एक गुणसूत्र, यानी कि एक ही X होता है। एक ही एक्स होता है। तो एक ही एक्स होने की वजह से अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो जो इनकी संख्या होती है, तो 46 की अब कितनी हो जाती है? 46 की जगह अब केवल 45 ही संख्या हो जाती है, क्योंकि जो 23वां जोड़ा होता है उसमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है। 45, अब संख्या में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में होता क्या है कि जो फीमेल होते हैं, देखिए, सिर्फ एक्स वाला गुणसूत्र पाया जाता है, तो यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या होती हैं? फीमेल नहीं हो पाती हैं, यानी कि अल्प विकसित फीमेल होती हैं। और जो ऐसे फीमेल होते हैं वो क्या कर पाते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन नहीं कर पाते हैं, अर्थात इसमें बांझपन आ जाता है। अर्थात इसमें क्या आ जाता है? बांझपन आ जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है? बांझपन आ जाता है। अर्थात इसमें बांझपन की शिकार हो जाती हैं। अर्थात डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में होता क्या है कि इसमें 21वें जोड़े में 21वें जोड़े में क्या होता है कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। 2 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? तो 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। और जो 21वां जोड़ा होता है वो होता क्या है? XX होता है, क्योंकि 1 से लेकर 22 तक चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 21वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? XX होता है। तो इसमें 2 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा एक्स की वृद्धि होती है, तो हमेशा एक एक्स की वृद्धि हो जाती है। तो 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो गए। अब देखिए, तो अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी के जो सिम्टम्स क्या होते हैं कि इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है ना, इसमें ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन के लक्षण आ जाते हैं। इसमें कैसे आ जाते हैं?
ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन के लक्षण आ जाते हैं। बौनापन हो जाता है, बौनापन हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। जो बच्चे कैसे होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, मतलब पूरा जो शारीरिक ढांचा होता है एकदम अनियमित हो जाता है, इनरेगुलर शारीरिक ढांचा हो जाता है, यानी कि शरीर पे कुबड़ उबड़ निकल आता है, पूरा शारीरिक जो ढांचा होता है वो अनियमित हो जाता है। ये सब इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगली बीमारी जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम को हिंदी में भी पटाऊ सिंड्रोम के नाम से ही जाना जाता है। इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में 13वें जोड़े में, इसमें होता क्या है कि 13वें जोड़े में, इसमें 13वें जोड़े में क्या हो जाता है? तो 13वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2 की जगह कितने होते हैं? 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये हमेशा जोड़ा हमेशा याद रखिएगा कि इस जोड़े में परिवर्तन हो रहा है। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो चूंकि हमेशा एक तो एक्स्ट्रा एक्स की होता है, तो जो 13वां जोड़ा होता है तो हम लोग को पता है कि 1 से लेकर 22 तक चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में कैसा गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स होता है। तो 13वें जोड़े में भी कैसा गुणसूत्र होगा? एक्स एक्स ही होगा। और 13वें जोड़े में होता क्या है कि इसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि एक तो एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। तो 3 गुणसूत्र हो गए। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? अतः गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितना हो जाता है? 46 से कितना बढ़कर हो जाता है? 47 हो जाता है। 46 से 47 हो जाता है। और इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी से जो ग्रसित जो रोगी होते हैं, जो भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है, उस बीमारी में होता क्या है कि चेहरे पर डिफॉर्मेशन आ जाता है, चेहरे पर डिफॉर्मेशन आ जाता है। और इसका मेन ये बीमारी के सिम्टम्स होते हैं कि ऊपर का जो होठ होता है ना, ऊपर का जो होठ होता है, ऊपर के जो होठ होते हैं वो कटे हुए होते हैं, ऊपर के होठ कटे हुए होते हैं, ऊपर के होठ कटे हुए होते हैं। बालक जो होता है मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि होता है, मंद, ऊपर का जो होठ होता है वो कटा हुआ होता है। और जो बालक होता है वो मंद बुद्धि का होता है। तालू में दरार आ जाता है, तालू में दरार, तालू में दरार आ जाता है। चेहरे पर डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि चेहरा जो होता है वो विकृति हो जाता है, चेहरे पर विकृति आ जाती है, यानी कि चेहरे पर विकृति आ जाती है, चेहरे पर विकृति आ जाती है, चेहरे पर विकृति आ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ तक समाप्त हो गया जो होता है जो कॉन्जिनेंटल डिजीज की, यानी कि जो जन्मजात बीमारी होती है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में, और एक्वायर्ड समझेंगे एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है। और जो एक्वायर्ड डिजीज के 2 भाग बताया गया था, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, तो उन सब के बारे में अब आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।